हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बाइंड एडुटेक क्लास वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन किया था इंटरनेशनल बिजनेस के इम्पोर्टेंस। देन आफ्टर हम लोगों ने बातें की थी बेनिफिट्स टू फर्म, बेनिफिट्स टू कंट्रीज़, एंड आफ्टर डैट हम लोगों ने देखा था कुछ डिफ़िकल्टीज़ या प्रॉब्लम जो फेस करने होते हैं ड्यूरिंग इंटरनेशनल बिजनेस। इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोगों ने देखा कि जब भी इंटरनेशनल बिजनेस होगा तो मिनिमम 2 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट कंपलसरी है। जब तक 2 देश आपस में व्यापार नहीं करेंगे तो वो इंटरनेशनल बिजनेस में काउंट नहीं होगा। और इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो देश के बाउंड्री या ज्योग्राफिकल लिमिट के को क्रॉस करने के बाद ही वो इंटरनेशनल बिजनेस होगा। अगर कोई भी देश अपने ज्योग्राफिकल लिमिट के अंदर कोई ट्रेड कर रहा है तो वो इंटरनल ट्रेड होगा, लेकिन जब उसी बाउंड्री को क्रॉस करके जब वो किसी दूसरे देश के साथ ट्रेड करता है तो वो इंटरनेशनल ट्रेड में काउंट होता है। नेक्स्ट, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फॉरेन करेंसी। इसमें फॉरेन करेंसी का इन्वॉल्वमेंट होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी बाइंग एंड सेलिंग होगा और उसके बदले में जो पे किया जाएगा वो हमेशा फॉरेन करेंसी में ही पे किया जाएगा। तो इन्वॉल्वमेंट में हम लोगों ने देखा कि 2 कंट्री का इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए और पेमेंट जो होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा। देन आफ्टर हम लोगों ने बातें की थी बेनिफिट्स टू फर्म एंड बेनिफिट्स टू कंट्री। फर्म को क्या बेनिफिट होता है और कंट्री को क्या बेनिफिट होता है। कंट्री को यह बेनिफिट होता है कि जो वो प्रोड्यूस करने में सक्षम है, जिसको वो बेस्ट तरीके से प्रोड्यूस कर सकता है, वो अपने देश में प्रोड्यूस करने के बाद इंटरनेशनल मार्केट में जब वो जाएगा तो उसका सेल हो सकता है मैक्सिमम हो, क्योंकि वो केवल उसी में सक्षम है, उसी में उसका स्ट्रेंथ है और दूसरे देश उस जैसा प्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। तो जब भी वो अपने प्रोडक्ट को लेकर के इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा तो लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर जो है वो डेफिनेटली उसी के प्रोडक्ट को परचेज करेंगे। जिस प्रकार हर एक इंडिविजुअल का एक अपना स्ट्रेंथ होता है और उसमें के पास कुछ ना कुछ एक वीकनेस होता है, तो जब भी वो डेवलप करने के बारे में सोचेगा तो एक अपने स्ट्रेंथ को वो आगे बढ़ाएगा और अपने वीकनेस पर वो काम करेगा। तो वो फॉरवर्ड किस चीज़ को रख रहा है, आगे किस चीज़ को रख रहा है, अपने स्ट्रेंथ को रख रहा है। क्योंकि अगर उसने अपने स्ट्रेंथ को यूज़ किया तो दूसरे लोगों के पास हो सकता है कि दूसरा स्ट्रेंथ हो, दूसरी चीज़ों को करने में वो ज़्यादा माहिर हो। उसी प्रकार देश जो है वो वही प्रोड्यूस करेगा जिसमें वो सक्षम है, जिसमें वो बेस्ट अपना दे सकता है। देन आफ्टर अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो देश के पास फॉरेन करेंसी कलेक्ट होगा। ओके, अगर मान लेते हैं कि इंडिया ने एक प्रोडक्ट बना करके श्रीलंका या यूएसए को सेल किया, तो जब भी पेमेंट होगा वो फॉरेन करेंसी में होगा। तो इंडिया के पास क्या कलेक्ट हो रहा है, फॉरेन करेंसी कलेक्ट हो रहा है। कब? जब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन जब इंडिया इंपोर्ट करेगा तो इंडिया को भी फॉरेन करेंसी में ही पेमेंट करना होगा। तो इंडिया वही पैसे को फिर यूज़ कर सकता है, उसी करेंसी को फिर वो यूज़ करेगा जब वो कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करेगा। तो देश में जो हम देखेंगे कि यहाँ पर एक रिलेशनशिप भी अच्छा बनेगा। यानी 2 देश आपस में अगर व्यापार कर रहे हैं, दोनों के नीड्स को पूरा कर रहे हैं, दोनों कंट्री में जितने भी सिटीजन्स हैं उनको वो सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड करवा रहे हैं, तो दोनों देश का जो बॉन्डिंग है वो भी अच्छा होगा। नेक्स्ट हम लोगों ने बातें की थी प्रॉब्लम्स के बारे में जो इंटरनेशनल बिजनेस को फेस करना होता है। अब इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो 2 कंट्रीज़ के बीच में हो रहा है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं दोनों का। अब एक इंडिया जो है वो अपने लैंग्वेज में चीज़ों को बताने में ज़्यादा सक्षम है। फॉर एग्जांपल, अगर इंडिया में एक मैन्युफैक्चरर है, वो कोई प्रोडक्ट बना रहा है, तो ईज़िली वो इसी देश में जो लैंग्वेज को यूज़ किया जा रहा है वो अपने प्रोडक्ट को बता सकता है, उसके फीचर्स के बारे में बता सकता है अपने ही लैंग्वेज में कस्टमर्स को। लेकिन जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं तो वहाँ का लैंग्वेज अलग होता है, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्टी होता है, प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है एक मैन्युफैक्चरर को जब वो दूसरे देश में जा कर के व्यापार करता है, क्योंकि वहाँ के सिटीजन्स का या वहाँ के कस्टमर्स का जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट है। तो हो सकता है कि हम अपने लैंग्वेज में बहुत अच्छे से कस्टमर को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, कस्टमर को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन जब बात दूसरे लैंग्वेज की आती है तो हम मे बी अपने फीचर्स या अपने प्रोडक्ट के फीचर्स के बारे में कस्टमर को बता दें,
हो सकता है कि बहुत ज़्यादा हम इन्फ्लुएंस नहीं कर पाए, तो इससे नुकसान होगा। तो डिफरेंट लैंग्वेज के कारण मैन्युफैक्चरर्स को थोड़ा सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोगों ने बात किया था डिफरेंट लॉज, कानून जो है वो डिफरेंट है। इंडिया का एक अपना कानून है, यूएसए का अपना कानून है। दोनों अपने अपने कानून के हिसाब से, लॉ के हिसाब से अपने देश को रन करते हैं या अपने देश के अंदर व्यापार करते हैं। तो जब इंडिया यूएसए में जाकर ट्रेड करेगा या यूएसए इंडिया में आकर के ट्रेड करेगा तो फिर यहाँ क्या होगा, या इंटरनेशनल मार्केट में दोनों अपने अपने प्रोडक्ट को सेल करेंगे तो वहाँ पर किसके लॉ को फॉलो किया जाएगा, क्या यूएसए के लॉ को फॉलो किया जाएगा या इंडिया के लॉ को फॉलो किया जाएगा। क्योंकि दोनों देश का एक अपना अपना लॉ, ज़रूरी नहीं कि हर कुछ स्मूथली चले, हो सकता है कि डिस्प्यूट्स हो जाए या मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण कन्फ्लिक्ट हो जाए, तो फिर वहाँ पर क्या प्रॉब्लम, वहाँ पे बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकता है। तो डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट लॉज के कारण इंटरनेशनल बिजनेस को सफ़र करना होता है। देन डिस्टेंस है, अगर हम इंटरनल ट्रेड कर रहे हैं तो हम लोग विद इन अ कंट्री ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन इंटरनेशनल बिजनेस जो है वो 2 कंट्री के बीच में होगा, तो यहाँ से वहाँ जाने में बहुत लंबा समय लगता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। ओके, नेक्स्ट आज हम बात करने वाले हैं वेज, मोड्स ऑफ इंटरिंग इनटू इंटरनेशनल बिजनेस। अगर हम इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर करना चाहते हैं तो क्या वे होगा, क्या मोड्स होगा इंटर करने का। नंबर 1, इसको हम लोग पॉइंट वाइज डिस्कशन करेंगे। नंबर 1 इज़ कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। सबसे पहले क्या करना होगा, तो कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना होगा जब हम इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर करेंगे। A firm enter into a contract with one or few local manufacturers। जब फर्म जो है वो चाहता है कि हम इंटरनेशनल बिजनेस में इंटर करें या इंटरनेशनल ट्रेड करें, तो उसे क्या करना होगा, एक या कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना होगा इन फॉरेन कंट्रीज़। कहाँ पर, फॉरेन कंट्रीज़ में, टू गेट सर्टेन कंपोनेंट्स और गुड्स प्रोड्यूस एज पर इट्स स्पेसिफिकेशन। कंपोनेंट्स और गुड्स का जो रिक्वायरमेंट है कब होगा, जब हम किसी एक सर्टेन गुड्स को बनाएंगे या प्रोड्यूस करेंगे एज पर इट्स स्पेसिफिकेशन, उसके स्पेसिफिकेशन के हिसाब से। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑल्सो नोन एज आउटसोर्सिंग। कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग को हम और क्या बोल सकते हैं, तो हम इसको आउटसोर्सिंग के नाम से भी जान पाएंगे। कैन टेक 3 मेजर फॉर्म्स, और इसके अंदर 3 मेजर फॉर्म्स हैं। सो लेट्स सी। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ सर्टेन कंपोनेंट। प्रोडक्शन जो होगा वो सर्टेन कंपोनेंट का होगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, असेंबलिंग ऑफ कंपोनेंट इनटू फाइनल प्रोडक्ट। अब किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए वो एकाएक तो बन नहीं जाएगा, आज हमने सोचा और कल हमारा प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें रॉ मटेरियल्स की आवश्यकता होती है, प्रोडक्ट को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की आवश्यकता होती है, तब जा कर के हमारा फाइनल प्रोडक्ट बन कर के तैयार होता है। तो क्या करना है, असेंबल करना है ऑफ कंपोनेंट इनटू फाइनल प्रोडक्ट। जब तक हम चीज़ों को असेंबल नहीं करेंगे, अरेंज नहीं करेंगे, तब तक हम कोई भी फाइनल प्रोडक्ट बना कर के तैयार नहीं कर पाएंगे। तो फाइनल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमारे पास रॉ मटेरियल या जो भी प्रोडक्ट हम बना रहे हैं उसको असेंबल करना होगा। नेक्स्ट, कंप्लीट मैन्युफैक्चर ऑफ द प्रोडक्ट सच एज गारमेंट। नेक्स्ट वी हैव इज मेरिट्स। गेट्स द अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व विद इंटरनेशनल बिजनेस एंड अवेल इंसेंटिव्स। जब भी किसी भी ट्रेडर को ये मौका मिलता है या ये अपॉर्चुनिटी होता है कि वो इंटरनेशनल बिजनेस करे या करने का मौका मिले, तो उसे ज़रूर इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ करना चाहिए। क्योंकि इंटरनेशनल बिजनेस में अगर हम इंटर होते हैं या इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू हम चाहते हैं कि हमारा प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा सेल आउट हो, तो ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी होता है, गुड अपॉर्चुनिटी होता है उन मैन्युफैक्चरर्स के लिए जो चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट को लार्ज नंबर ऑफ कंज्यूमर को सेल करें। अगर हम इंडिया में ही अपने प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो केवल इंडिया में ही हमारे कस्टमर्स बने हुए हैं। अगर हम जब भी प्रॉफिट कमाएंगे तो इंडियन कस्टमर से ही कमाएंगे, तो एक सीमित एरिया है। लेकिन जब हम वही प्रोडक्ट को इंडिया प्लस अदर कंट्रीज़ के साथ सेल कर रहे हैं, इंडिया में भी सेल कर रहे हैं और इंटरनेशनल मार्केट में भी जा कर के सेल कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो हमारे ग्रोथ का रेशियो है या परसेंटेज है वो तेज़ी से हम वहाँ पर बढ़ पाएंगे।
वहाँ पर हम लार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर को अट्रैक्ट कर पाएंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि बेनिफिट्स टू फर्म में क्या होता है कि कंट्री वही प्रोड्यूस करता है जिसको प्रोड्यूस करने में वो सक्षम होता है। तो हर देश वही प्रोड्यूस करके इंटरनेशनल मार्केट में जाएगा जिसमें वो सक्षम होगा, जिसमें वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकता है, जिसमें वो लार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकता है, या लार्ज नंबर ऑफ़ कस्टमर केवल उसी के प्रोडक्ट को परचेस करने की इच्छा जताते हो। ओके, तो और साथ साथ जब वो उसे अपॉर्चुनिटी मिलेगा और जब वो इन्वॉल्व होगा तो वो ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव भी कमा सकता है, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में और हम लोकल डोमेस्टिक मार्केट को कंपेयर करेंगे, अगर हम डोमेस्टिक मार्केट में एक प्रोडक्ट को लो प्राइस में सेल कर रहे हैं तो वहाँ पर हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। हाई रेट ऑफ या हाई प्राइस रख करके हम अपने मार्केट को प्रोडक्ट को सेल आउट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट, गिव एडवांटेज टू इंटरनेशनल कंपनीज टू मैन्युफैक्चर और असेंबल द प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट। क्लियर है कि एडवांटेज किसको मिलेगा? इंटरनेशनल कंपनीज को मिलेगा टू मैन्युफैक्चरर और असेंबल द प्रोडक्ट एट लोअर कॉस्ट। अगर हम असेंबल की बात करते हैं तो हमारा कम से कम दामों में हम भी प्रोडक्ट को असेंबल कर सकते हैं, यानी कम से कम लागत में हम एक अच्छा प्रोडक्ट बना करके इंटरनेशनल मार्केट में सप्लाई कर सकते हैं। एज नो इन्वेस्टमेंट रिस्क। इंटरनेशनल बिजनेस में अगर हमने इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने इनिशिएट नहीं किया, तो कोई भी रिस्क नहीं होगा। नो इन्वेस्टमेंट, नहीं इन्वेस्टमेंट है तो नो इन्वेस्टमेंट रिस्क होगा। जब हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो रिस्क लेंगे, जब नहीं करेंगे तो क्यों रिस्क बेयर करेंगे। नेक्स्ट, दे मेक यूज़ ऑफ प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन द फॉरेन कंट्रीज़। अगर हम कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू कुछ लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ अगर कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो वहाँ पर ये फ़ायदा होगा कि जो फैसिलिटीज़ ऑलरेडी वहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, जो फैसिलिटी वहाँ पर ऑलरेडी है, हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, है ना। दे मेक यूज़ ऑफ द प्रोडक्शन फैसिलिटीज़ ऑलरेडी एग्जिस्टिंग द फॉरेन कंट्रीज, दस इन्वेस्टमेंट नॉट रिक्वायर्ड। अगर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट हम तब ना करेंगे जब हम चीज़ों को नए सिरे से स्टार्ट करेंगे या स्टेप बाय स्टेप हम उसको करने का प्रयास करेंगे या उसके लिए हम इनिशिएट करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो है, हम जब कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू इंटर करते हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और जब हम फ्यू या वन लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ डील करेंगे तो वहाँ पर ऑलरेडी वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। केवल क्या करना है, उन फैसिलिटीज़ को सही तरीके से यूज़ करना है ताकि हम मैक्सिमम प्रॉफिट कमा पाएँ और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। और जो ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अगर हम नहीं करेंगे तो हमारा जो कॉस्ट होगा वो भी कम होगा, लागत जो होगा वो भी कम आएगा। तो कम लागत में, कम कॉस्ट में हम मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट, प्रोडक्शन कैपेसिटीज़ इन फॉरेन कंट्रीज ऑब्टेन मैन्युफैक्चरिंग जॉब और कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन अ वे प्रोवाइड अ ऑलरेडी मार्केट फॉर देयर प्रोडक्ट। ओके, तो ये हमारे थे मेरिट्स। अब हम बात करेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिमिटेशंस क्या हैं। नेक्स्ट वी हैव इज लिमिटेशंस। ओके, कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के डीमेरिट्स क्या हैं। सो लेट्स सी। लोकल मैन्युफैक्चरर्स जो हैं वो लूजेज हिज कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चरिंग, क्या करते हैं, लूज़ करते चले जाते हैं, ओके, ओवर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, बिकॉज गुड्स आर प्रोड्यूस। जब भी गुड्स को प्रोड्यूस किया जाएगा या बनाया जाएगा, वो किस बेसिस पर बनाया जाएगा, स्ट्रिक्टली एज पर द टर्म्स एंड स्पेसिफिकेशन। जब भी लोकल मार्केट या लोकल मैन्युफैक्चरर्स के साथ जब एक फॉरेनर डील करता है, या इंटरनेशनल बिजनेस में हम लोगों ने देखा जब एक लोकल मैन्युफैक्चरर के साथ डीलिंग किया जाता है तो दोनों एक लॉ को मानने के लिए बाधित हो जाते हैं, यानी दोनों अपने अपने देश में अपने अपने लॉ के हिसाब से, कानून के हिसाब से मैन्युफैक्चर करते हैं, गुड्स को बनाते हैं। जब वही मैन्युफैक्चरर्स जब इंटरनेशनल बिजनेस के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो उसमें वो अपनी चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं और वो टर्म्स एंड रूल्स पर वो लोग प्रोडक्शन करते हैं जिन पर उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। ओके,
तब जाकर के दोनों एक पॉइंट पर एग्री करेंगे। तो इसमें जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है, लोकल मैन्युफैक्चरर्स है, वो लूज़ करता चला जाता है कंट्रोल ओवर द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिकॉज गुड्स आर प्रोड्यूस्ड स्ट्रिक्टली एज पर द टर्म्स एंड स्पेसिफिकेशन। जैसा कॉन्ट्रैक्ट में मेंशन होगा उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को बनाया जाएगा, उसी के हिसाब से प्रोडक्ट को सेल किया जाएगा। नेक्स्ट, दे आर नॉट फ्री टू सेल द कॉन्ट्रैक्ट, दे आर नॉट फ्री टू सेल द कॉन्ट्रैक्टेड आउटपुट एज पर इट्स विल। वो अपने हिसाब से नहीं कर सकता। इट हैज़ टू सेल द गुड्स टू द इंटरनेशनल कंपनी एज प्री डिटरमाइंड प्राइस। जो प्राइस पहले से निर्धारित कर दिया गया है किसके द्वारा, इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा, ओके, वो उसी के हिसाब से सेल करेगा। वो अपनी इच्छा या अपने विल के हिसाब से नहीं कर सकता है। ये नहीं कि आज मेरा मन ये कर रहा है तो मैंने इस प्राइस में सेल कर दिया, कल कुछ और प्राइस में सेल कर दिया। जो इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा जो प्री डिटरमाइंड प्राइस है उसी में उसको सेल करना होगा। नेक्स्ट पॉइंट वी हैव इज लाइसेंसिंग। नंबर 1 में हम लोगों ने डिस्कशन किया कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग। नेक्स्ट वी हैव इज लाइसेंसिंग एंड फ्रेंचाइजिंग। ओके, लाइसेंसिंग इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट। लाइसेंसिंग क्या है, एक तरीके का कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट अरेंजमेंट है इन विच वन फर्म ग्रांट्स एक्सेस टू इट्स पेटेंट, ट्रेड सीक्रेट्स एंड टेक्नोलॉजी टू अनदर। अगर यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के ज़रिए एक ट्रेडर जो है वो दूसरे ट्रेडर के साथ मिल कर के व्यापार कर रहा है, तो जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर क्या बन रहा है, वहाँ पर एक तरीके का लाइसेंस प्रोवाइड करवाया जा रहा है फॉरेनर को, जहाँ पर वो अपने पेटेंट्स को या अपने ट्रेड सीक्रेट्स को या अपने टेक्नोलॉजी को शेयर कर रहा है, उसको वो दे रहा है अनदर फर्म इन अ फॉरेन कंट्री फॉर फ्री कॉल लॉयल्टी। और जो फ्री देगा या कुछ फी लगेगा, है ना, फी कॉल रॉयल्टी। तो यहाँ पर वो जब दे रहा है तो उसके बदले में वो कुछ ना कुछ चार्ज करेगा, कुछ ना कुछ उस कंपनी वाले को या उस मैन्युफैक्चरर को पे करना पड़ेगा, और जो वो पे करेगा फ़ी, उस फ़ी को हम लॉयल्टी बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट वी हैव इज देयर इज़ अ म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। यहाँ पर म्यूचुअल एक्सचेंज हो रहा है, क्या हो रहा है, ऑफ नॉलेज, टेक्नोलॉजी एंड पेटेंट। इन चीज़ों का हम दे रहे हैं, यानी जो लोकल मैन्युफैक्चरर है वो फॉरेनर के साथ शेयर कर रहा है या फॉरेनर लोकल मार्केट के ट्रेडर के साथ शेयर कर रहा है। एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, मैंने बताया कि ट्रेड सीक्रेट है, टेक्नोलॉजी है, पेटेंट है, यहाँ भी उस चीज़ को बदला जा रहा है। एंड बिटवीन द फर्म्स विच इज़ नोन क्रॉस लाइसेंसिंग। अगर हम इसको कोई नाम बोलें तो क्या दे सकते हैं, क्रॉस लाइसेंसिंग के नाम से इसे जाना जाता है। कब, जब वहाँ पर एक्सचेंज ऑफ नॉलेज, एक्सचेंज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एक्सचेंज ऑफ पेटेंट होगा, तो वहाँ पर जो एक वर्ड आता है या जो टर्म हम यूज़ करते हैं उस टर्म को हम क्रॉस लाइसेंसिंग बोला जाता है। तो क्रॉस लाइसेंसिंग में नॉलेज को एक्सचेंज किया जाएगा, पेटेंट को और टेक्नोलॉजी को। नेक्स्ट इज फ्रेंचाइजिंग अप्लाइज टू सर्विस बिजनेस। सर्विस बिजनेस पर ये अप्लाई होता है। फ्रेंचाइजर्स यूजुअली, जो फ्रेंचाइजर्स होते हैं वो क्या करते हैं, यूजुअली सेट स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन। वो एक स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशन सेट करते हैं। अगर वो स्ट्रिक्ट रूल एंड रेगुलेशन सेट नहीं करे तो हो सकता है कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़े। ओके, एंड रूल्स एंड रेगुलेशन एज टू हाउ, कैसे द फ्रेंचाइजर शुड ऑपरेट वाइल रनिंग देयर बिजनेस। अगर एक फ्रेंचाइजर है, उसने फ्रेंचाइजी लिया है, उसने लाइसेंस लिया है, तो वो कैसे अपने बिजनेस को रन करेगा। एक रूल एंड रेगुलेशन जब तक इम्पोज नहीं होगा तो वो एक प्रॉपर तरीके से बिजनेस को रन करने में असमर्थ होगा या उतने प्रॉपरली तरीके से वो उसको रन नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट वी हैव इज मेरिट्स। लाइसेंसिंग और फ्रेंचाइजिंग का मेरिट्स क्या है, उसके एडवांटेज क्या है। नंबर 1, देयर आर लोअर रिस्क ऑफ बिजनेस टेकन ओवर और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। जब हम इंटरनेशनल बिजनेस करते हैं या कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग के थ्रू फॉरेनर के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है या एग्रीमेंट होता है, तो उस समय जो है वहाँ की लोकल गवर्नमेंट है या
एक लॉ जो है वो हमेशा हमें सुपरवाइज करता रहता है या मॉनिटरिंग करता रहता है, तो इसमें जो रिस्क होगा वो लो होगा। देयर आर लोअर रिस्क ऑफ बिजनेस टेकन ओवर और गवर्नमेंट इंटरवेंशन। रिस्क जो है कि गवर्नमेंट तो सुपरवाइज कर रहा है लेकिन वो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं करेगा या केवल वो चीज़ों को देखेगा। नेक्स्ट, लाइसेंसी एंड फ्रेंचाइजी बीइंग अ लोकल पर्सन। फ्रेंचाइज जो लाइसेंस लेगा या जो फ्रेंचाइजी होगा वो कौन होगा, वो लोकल पर्सन होगा। हैज़ ग्रेटर मार्केट नॉलेज, उसके पास मार्केट का जो नॉलेज होगा वो बहुत ज़्यादा होगा। अगर हम किसी इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व होते हैं, अगर हम किसी फॉरेन कंट्री में जा कर के ट्रेड करते हैं या एग्रीमेंट करते हैं, तो वहाँ के जो लोकल पर्सन के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट होगा उसका जो नॉलेज होगा अपने मार्केट के रिगार्डिंग वो बहुत ज़्यादा होगा। वो मार्केट की कंडीशन के बारे में ज़्यादा अवेयर है, वो जानता है कि कब किस समय कौन से कस्टमर का डिमांड होता है या नहीं होता है, या कहाँ पर इसी देश में कहाँ पर इस प्रोडक्ट को ज़्यादा डिमांड किया जाता है। तो वो उसी हिसाब से पूरे मार्केट का इंफॉर्मेशन जो है वो गैदर करके लाएगा और उसी के बेसिस पर प्रोडक्ट को सेल आउट किया जाएगा। एंड कॉन्ट्रैक्ट विच आर प्रूव क्वाइट हेल्पफुल टू द लाइसेंसर, और जो लाइसेंसर होता है उसके लिए ये हेल्पफुल होता है, मददगार होता है। फ्रेंचाइजर्स इज़ इन सक्सेसफुली कंडक्टिंग इट्स मार्केटिंग ऑपरेशन। तो फिर वो मार्केटिंग के ऑपरेशंस को या मार्केटिंग के एक्टिविटीज़ को अच्छे तरीके से करने में सक्षम होता है। वो तभी अच्छे से कर पाएगा जब वहाँ पर उसके पास सारा इन्फॉर्मेशन होगा। अगर जिस मार्केट में हम इंटर करने जा रहे हैं और वो मार्केट एक ट्रेडर के लिए नया है, क्या वो उस मार्केट में सिस्टमैटिकली तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल कर पाएगा, यानी वो क्या जज कर पाएगा कि हमें कब कौन सा प्रोडक्ट बनाना है या कस्टमर का कब कौन से प्रोडक्ट के लिए डिमांड किया जाता है कस्टमर के द्वारा। तो मार्केट का सही इन्फॉर्मेशन जो है वो बिज़नेस को डेवलप करने में, बिज़नेस को एक्सपैंड करने में हेल्प करता है और ट्रेडर को या मैन्युफैक्चरर को हेल्प करता है प्लानिंग करने में। विदाउट प्लानिंग जो है वो कोई भी मैन्युफैक्चर है वो सही तरीके से प्रोडक्ट को बना नहीं पाएगा। तो प्लानिंग हम तभी कर पाएंगे जब हमारे पास मार्केट का करेक्ट इन्फॉर्मेशन होगा, सही इन्फॉर्मेशन होगा। तो उसी इन्फॉर्मेशन के बेसिस पर जो है मैन्युफैक्चर बहुत सारी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करता है या बहुत सारी एक्टिविटी के रिगार्डिंग वो प्लानिंग करता है, तभी वो सक्सेसफुल हो पाएगा। तो लोकल पर्सन जो है उसके पास मार्केट का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा। जब उसके पास मार्केट का ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगा तो जो पर्सन है वो अपनी कैपेबिलिटी को या अपने स्किल को सही तरीके से यूज़फुल बना पाएगा। नेक्स्ट, मेक यूज़ ऑफ लाइसेंसर्स या फ्रेंचाइजीज। कॉपीराइट को यूज़ करना, पेटेंट को यूज़ करना और ब्रांड को यूज़ करना, ब्रांड नेम को यूज़ करना। इससे फ़ायदा क्या होगा कि जो ऑलरेडी वहाँ पर उसका नाम बना हुआ है, ऑलरेडी एक उसका पोजीशन है मार्केट में, गुडविल है, और उसी के बेसिस पर हम क्या कर सकते हैं और भी ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं और प्रॉफिट कमा सकते हैं। नेक्स्ट, नो और वेरी लिटिल फॉरेन इन्वेस्टमेंट। या तो एकदम नहीं करना होगा या करना भी है तो बहुत कम इन्वेस्टमेंट करना है इन्वॉल्व। लाइसेंसर फ्रेंचाइजर्स इज नॉट अ पार्टी टू द लॉसेस। नेक्स्ट, एज सच द लाइसेंसर एंड फ्रेंचाइजर्स has to virtually make no investment. Okay, brand licensing, franchising is therefore considered a less expensive mode of entering into international business. तो ये हमारा था कि लाइसेंसिंग या फ्रेंचाइजिंग के मेरिट्स क्या हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम डीमेरिट्स के बारे में बात करेंगे एंड नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करेंगे।